नमस्कार दोस्तों। वह कौन थी? वह अजीब सी स्थिति थी कि रात के भयावह अंधेरे में अचानक बस का ख़राब होना, जहाँ भी एक पहाड़ी के निकट जहाँ पर पेड़ पहाड़ और वीरान अंधेरा था। उस खूबसूरत सी मेनका वास्तव में इंद्रलोक की मेनका से कम न थी। फिर यह टाइटल है। मैं चौंका क्योंकि उसकी आवाज़ तो बदल चुकी थी। विचित्र सी खनक पैदा हो गई थी। सिर उठाकर देखा तो घटाएं भी घिर आई थी। पत्थर की विशालकाय चट्टान उनसे टकराती हवा साए साए की डरावनी आवाज़ पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो एक साथ ढेर सारी रूहानी ताकतें उस वादी में मंडराती फिर रही हों। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। मुझे दिल्ली से लखनऊ पहुंचना था। अति आवश्यक था। वहां एक सनसनीखेज घटना घट गई थी। उसी की एक्सक्लूसिव स्टोरी कवर करनी थी। मुझको जब घटना घटित होने की जानकारी मिली तो मेरे पास लखनऊ आने का आनन में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ट्रेन में रिजर्वेशन के बगैर जाता तो इतनी भीड़ थी कि बुरा हाल हो जाता। ऐसे में मैं अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की ओर भागा। वैसे मैंने सर्वप्रथम ट्रेन में ही रिजर्वेशन कराने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो सका। बहरहाल बस अड्डे से केसरबाग डिपो के एक बस में जा बैठा। भीड़ तो बस में भी बेशुमार थी, किंतु मुझे मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए आरक्षित सीट मिल गई थी। उस पर एक सज्जन पहले से बैठे थे। कंडक्टर ने जब उन्हें बताया कि पत्रकार की सीट छोड़ दें तो वे सज्जन इतने खफा हुए कि खुन्नस में आकर उस बस को ही छोड़ दिया। उन सज्जन का बस छोड़ना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं भी क्या करता। लखनऊ पहुंचने की मुझे भी तो जल्दी थी। मेरे बगल में ही बैठी हसीना का रूप कुछ ऐसा था कि दूर से ही छटा बिगड़ रही थी। बस यूँ समझें कि वह हज़ारों में एक थी। उसके रूप रंग के जादू से भी अछूता नहीं रह सका। उसके बदन से उठने वाली इत्र की भीनी भीनी खुशबू हर किसी को उसका दीवाना बना देने को पर्याप्त थी, क्योंकि वह हज़ारों में एक थी। बस जब बस अड्डे से छूटी तो 8 बजने वाले थे। मुश्किल से आधे घंटे बाद हम दिल्ली से बाहर उत्तर प्रदेश यानी यूपी में प्रवेश कर चुके थे। उस वक्त कंडक्टर लोगों का टिकट बना चुका था। हम दोनों व्यक्ति देर तक खामोश रहे। मेरा ध्यान थोड़ी देर तक लखनऊ की ओर चला गया। मैं ढेर सारे उधेड़बुन में खोया रहा था, अपने विचारों में ही खोया रहता। अगर वह मुझे नहीं टोकती तब, जबकि बस गाज़ियाबाद की सरहद को पार कर चुकी थी। उस हसीना से खामोशी बर्दाश्त नहीं हो पाई थी और बोल पड़ी थी, आप तो पत्रकार हैं। शायद वह अभी तक मेरे बारे में ही सोच रही थी कि हाँ। संक्षिप्त उत्तर दोनों ने ही मैंने उचित समझा, क्योंकि उस सज्जन के बस छोड़ने की बात को लेकर मेरे प्रति लोगों का रवैया सा बदल गया था। थोड़ी देर लोग मीडिया पर डांट कसकर मेरी बिरादरी की इज्जत का जनाजा पहले ही निकाल चुके थे। कोई कह रहा था ये लोग दुनिया का अंत कर रहे हैं। फिर कोई कह रहा था कि भाई अटेंशन मिल गया तो दुनिया चल रही है। तो भाई ये तो न्यूज़ चैनलों का कमाल है, उनको तो बस न्यूज़ चाहिए। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब आगे कोई ऐसी हरकत कर सकने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, जबकि मेरा दिल पास में बैठी हुस्न की मलिका को लेकर बेताब हुआ जा रहा था। और वह भी हसीना, यह भी तो संपर्क बढ़ाकर दिल की लगी बनाने की उत्सुक थी। मैंने गौर किया कि बस के कई लोग मुझे ही घूर कर देख रहे हैं। लोगों के लिए कम से कम उस वक्त तो तमाशा नहीं बनना चाहता था, जबकि वह अपने ही धुन में बात की पैंग बढ़ाई जा रही थी। अब तो कुछ इस तरह चहकना प्रारंभ कर दिया था जैसे वह मेरी पूर्व परिचिता रही हो। केस से ना सही, उसकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि वह नाम से परिचित ही थी। क्योंकि मैं बात का रुख बदलना चाहता था, अतः
उससे सवाल कर बैठा। अपना नाम मुझे नहीं बताया। वह कौन मैं मनमोहक अदा से मुस्कुराई। मेरा नाम तो मेनका है। मेनका कहकर मुस्कुराई। नाम से अनुकूल ही तो थी वह। मैं गौर से उसे देखता रह गया। यह एक मेनका थी। मेनका थी। मेनका भी थी। उसने विश्वामित्र नाम के अनुकूल ही तो था वह। मैं गौर से उसे देखता रह गया। एक मेनका वह थी जिसने विश्वामित्र की तपस्या भंग किया था। एक मेनका यह है जो मेरा रुख मोड़ना चाहती है। उसकी झील सी गहरी आँखों में देखा तो सम्मोहित सा होकर डूबने लगा। तभी हल्की सी आवाज़ हुई। उसी के साथ बस के अंदर की लाइट बुझ गई। ड्राइवर को लाइट बुझाने का समय मालूम था। अंधेरी हो चली। रात चूँकि अपनी यौवन की दहलीज की तरफ बढ़ती जा रही थी। ऐसे में सर्दी का प्रभाव तो बढ़ना ही था। ठंड बढ़ती जा रही थी। मैं खिड़की की तरफ था और मेनका मेरे दाएं तरफ थी। 2 मुसाफिरों वाली सीट पर थी वह। हम दोनों के अलावा उस सीट पर और कोई न था। होगा भी कैसे जब किसी और के बैठने की जगह ही शेष नहीं बची थी। मुझे ठंडक महसूस हुई तो मैंने अटैची से साल को कंबल निकाल लिया। गजरौला हम पहुंचते तो उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। वहीं एक ढाबे पर हमारी बस रुकी जहां उतरकर सभी खाना खाने पहुंचे। मेनका भी मेरे साथ थी। उस वक्त तक का मौसम ख़राब होने के आसार दिखाई देने लगे थे। कुहासा तो पहले से ही था, लेकिन अचानक तेज़ हवा के साथ बादल गरजने चमकने लगे थे। मैं सोच रहा था कि यह क्या हो रहा है। तब हम दोनों खाना खा रहे थे। मैंने उससे पूछा, आपको जाना कहाँ है? ये आप कहना आप बंद कर दें तो बेहतर होगा। जवाब देने के स्थान पर वह किसी और ही बात को लेकर स्नेह भरे भाव में ऐतराज़ कर बैठी। क्योंकि मैंने तनिक चौंक कर उसकी ओर देखा। आपके मुंह से मेरे लिए आपका संबोधन कुछ अच्छा नहीं लगता। आप मुझे तुम या फिर मेनका कहकर पुकारिए ना। अपनी बात को उसने इतने अपनेपन भरे भाव से इस ढंग से कहा था जैसे उसे विश्वास था कि मैं उसकी बात मान जाऊंगा। उसके व्यवहार व हुस्न पर लुटा सा उसे देख ही रहा था कि वह बोल पड़ी, आप यह जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ तक जा रही हूँ? जाना तो मुझे कहीं और है, लेकिन आप मिल गए हैं तो मैं सच्ची बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। मेरा दिल तो यूँ करता है कि आपके साथ साथ वहाँ तक चली जाऊँ जहाँ तक आप जा रहे हैं। अपने दिल की बात कहते वक्त उसके गालों पर शर्म की लाली तो थी ही, फिर वह सब कुछ कहती चली गई थी। मैं समझ चुका था उस पर मेरे दीवानगी का भूत सवार हो गया था। हम खाना खा चुके थे। दोनों काउंटर पर पहुँचे। पहले से ही मैंने अपना पर्स निकाल लिया था पैसे देने के लिए। मैंने 500 रुपये का नोट काउंटर की ओर बढ़ाया तो वह बोल पड़ी, इसे रखिए ना, मैं दूंगी। उसने अधिकार भरे भाव से कहा, लेकिन मैं नहीं मानता भी कैसे। वहाँ तो एक लड़की पर जो मेरी फ़ैन थी उस पर रौब जमाना था। सो मैं बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, मेरा मतलब उम्र से है। बिल तो कायदे के अनुसार मुझे ही देना चाहिए। मेरी बात पर वह मेरी बात को पकड़कर हंसी। यह सवाल छोटे बड़े का नहीं, सवाल तो यह है कि आप मेरे मेहमान हैं। मेरी जो भावनाएं हैं उस पर कुठाराघात ना करें प्लीज़ नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगी। पूरे रास्ते भर आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ, वह गंभीर सी होने लगी। उसका चेहरा उदास होने लगा। एक बार अगर मैं और पैसा देने की जिद करता तो निश्चित था कि वह रो पड़ती। रात भर की हमसफ़र थी वो, ऐसे में भला उसे कैसे नाराज़ कर सकता था। मैं खामोश हो गया। बिल चुकता करने के बाद तो वह और खुशी सी नज़र आने लगी। जब हम पुनः
बस में बैठे और वह बस वहाँ से चली तो मोटी मोटी